तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोग बायोलॉजी के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। बायोलॉजी का जो क्लास है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग 25 नंबर से शुरुआत करेंगे। 24 नंबर प्रश्न तक हम करवा चुके हैं। तो आज हम लोग बायोलॉजी का हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो चलिए आप लोग बुक को खोल लेंगे। बुक आप खोल लीजिए। और कौन सा बुक चल रहा है आपको बता दें कि यही किरण प्रकाशन का बुक चल रहा है बायोलॉजी का। इसी किताब से हम डिस्कशन करवा रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा के पूरा किताब का डिस्कशन करवाएंगे। और इस बुक के बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 बायोलॉजी का देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बायोलॉजी आप निकाल लीजिए। बायोलॉजी आप लोग निकालिए और क्वेश्चन नंबर 25 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आप ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बीसीजी का पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है। 25 नंबर प्रश्न है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो आपको मालूम है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो वही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। आपको मालूम है कि मानव शरीर में भोजन का जो पचना है ना, वो मुख से शुरू हो जाता है। क्या से शुरू हो जाता है? मुख से। क्या नंबर सवाल है? 26 नंबर। मानव शरीर में जो भोजन होता है उसका जो पाचन है वो कहां से शुरू हो जाता है? मुख से शुरू हो जाता है। लेकिन ये अंतिम रूप से कहां पचेगा? ये अंतिम रूप से छोटी आंत में पचता है। कौन आंत में? छोटी आंत में। लेकिन आपसे कोई पूछे कि जल का पाचन कहाँ होता है, वाटर का, जल का अवशोषण कहाँ होगा, अवशोषण या पाचन, तो आप कहेंगे बड़ी आंत में। कौन आंत में? बड़ी आंत में। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटी आंत में भोजन पूरी तरह से पच जाता है, लेकिन जो जल होता है, वाटर, वो बड़ी आंत में पचता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। 27 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम कै गो होता है? आपको मालूम है कि 46 गो होता है। 23 जोड़ा और 46 गो, जिसमें से 22 जोड़ा है ना बॉडी का निर्माण करता है। जैसे 23 जोड़ा होता है ना, क्रोमोसोम कै गो होता है? 23 जोड़ा होता है, जिसको बोलते हैं 46 गो। तो इसमें से जो 22 गो जोड़ा है ना, इसमें जो 22 गो जोड़ा है, ये आपका बॉडी का निर्माण करेगा, आपका शरीर बनाता है। और जो एक जोड़ा है, एक जोड़ा, वो लिंग का निर्धारण करेगा, लिंग का निर्धारण करता है। मतलब लड़का लड़की, मतलब लड़का जन्म लेगा कि लड़की जन्म लेगा, ये डिसाइड करता है एक जोड़ा। बाकी 22 जोड़ा क्या है? बॉडी का निर्माण करता है। 22 जोड़ा लड़की में भी वही गुणसूत्र होगा और लड़का में भी वही गुणसूत्र होगा, लेकिन जो एक जोड़ा जो लिंग का निर्धारण करता है वो अलग अलग होता है। जो महिला होती है उसमें एक्स एक्स होता है, और जो पुरुष होता है उसमें एक्स और वाई होता है। तो ये जो एक जोड़ा है ना, यही अलग अलग होता है और यही डिसाइड करता है कि लड़का जन्म लेगा कि लड़की जन्म लेगा। तो 50% चांस होता है कि लड़का जन्म ले और 50% चांस होता है कि लड़की जन्म लेता है, ठीक है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। 28 नंबर प्रश्न को आप देखिए। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी द्रव्य को एकत्रित होने पर मांसपेशी थकान महसूस करता है। बात सही है। अगर आपका मांसपेशी बॉडी दर्द कर रहा है, कोई वर्क किए हैं, चाहे दौड़े हैं, चाहे कोई काम किए, और आपका शरीर दुखा रहा है, तो आखिर क्यों दर्द कर रहा है? तो लैक्टिक एसिड जम जाता है। कौन सा एसिड?
लैक्टिक एसिड जमने की वजह से आपका बॉडी में पेन होता है। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड जमेगा? तो आप कहेंगे लैक्टिक एसिड जमेगा। लैक्टिक जो अम्ल होता है, इसके जमने से क्या होता है? शरीर थकता है और मांसपेशी थकान महसूस करता है। लेकिन हम बोले थे कि अगर यूरिक एसिड जमा होगा, एसिड कहे तो अम्ल, अगर यूरिक एसिड जमा होगा तो आपको गठिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गठिया हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यूरिक एसिड के जमने से गठिया होता है और लैक्टिक अम्ल के जमने से मांसपेशी थकान महसूस करता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दूध में। तो लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो हार्मोन विटामिन होता है? तो आपको मालूम है कि हार्मोन विटामिन कौन होता है? हार्मोन विटामिन विटामिन डी को बोलते हैं। अब विटामिन पे हम बहुत लंबा क्लास लिए होंगे, 13 मिनट का वीडियो होगा, इसी चैनल पे है। आपका विटामिन से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो उस 13 मिनट का वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो विटामिन के बारे में आपको सोचना समझना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का पूर्ति है ना, वो कौन करता है? तो वो करता है आरबीसी। अगर आपको मानव शरीर है, उसमें मानव शरीर में अगर ऑक्सीजन O2 की पूर्ति करना है तो कौन करता है? आरबीसी करता है। आरबीसी को बोलते हैं लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में रेड ब्लड सेल बोलते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और खून का रंग लाल किसके वजह से होता है? जो ब्लड होता है, रक्त का रंग लाल किसके वजह से? तो हीमोग्लोबिन की वजह से। किसके वजह से? तो हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। एक सामान्य मनुष्य में कितना लीटर ब्लड होता है? तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, जो कि कैसा धातु है? क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ये भी है। ब्लड क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। ब्लड क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? लीवर। मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि होता है वो कौन होता है? तो वो होता है लीवर होता है। और लीवर को क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। और इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। और यकृत में कौन विटामिन जमा रहता है? तो विटामिन ए जमा रहता है। यकृत में कौन विटामिन? तो विटामिन ए। और यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है। किसका? पित्त का निर्माण होता है। किसका निर्माण? पित्त का निर्माण होता है। यकृत में किसका निर्माण होता है? पित्त का निर्माण होता है। अगर कोई आदमी जहर खा लेता है और मर जाता है तो जो पोस्टमार्टम होता है वो लीवर का ही होता है। अगर कोई आदमी जहर खा के मर जाता है, क्या खा के? जहर खा के, और उसका जो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होता है, वो भी लीवर का ही होता है। लीवर का जांच करके चेक किया जाता है कि वो व्यक्ति जहर खा के मरा है कि क्या खा के मरा है। लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजी। लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी बोलते हैं। तो लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजी। लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजी। तो लीवर से इतना प्रश्न बनता है, आपको ध्यान में रखना है। पहला प्रश्न, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। और लीवर का रीजेनरेशन पावर सबसे ज्यादा होता है। कौन पावर? रीजेनरेशन पावर। कौन पावर? रीजेनरेशन मतलब क्या होता है? ये जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगा लीवर। लीवर क्या होता है? बहुत जल्दी अपने आप को तैयार करता है। उसको बोलते हैं रीजेनरेशन पावर। कौन पावर? रीजेनरेशन पावर होता है। तो लीवर से कितना प्रश्न बना? लीवर को यकृत बोलते हैं।
इसका वजन 1.5 किलो होता है। विटामिन ए कहाँ जमा रहेगा? तो लीवर में। विटामिन ए कहाँ जमा रहता है? लीवर में। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। अब पित्त जमा कहाँ होता है? पित्त जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। तो पित्त जमा होगा पित्ताशय में, लेकिन निर्माण होगा यकृत में। जहर खा के कोई मरेगा तो उसका पोस्टमार्टम में किसका चेक करता है? लीवर का चेक होता है। लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी, लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी बोलते हैं। और लीवर का रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो जो ग्रीन हाउस होता है ना, वो कांच का बना होता है। किसका बना होता है? कांच का बना होता है। ग्रीन हाउस किसका बना होता है? कांच का बना होता है। इसको नोट करिए फटाफट आप। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कि ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस लिखिएगा। ग्रीन हाउस गैस क्या लिखना है? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस जो गैस है, ग्रीन हाउस जो गैस है, ग्रीन हाउस गैस क्या बोला है? ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? देखिए क्या होता है, जो ठंडा प्रदेश होता है जैसे सिक्किम वगैरह इलाका में खेती करने के लिए वहां के जो लोग होता है ना, खेत को कांच से ढक देता है। क्या करता है? खेत को कांच से कवर कर देता है, पूरे खेत को। ताकि क्या होता है कि जब वहां से सूरज की प्रकाश एंट्री मारेगा कांच में, तो कांच में प्रवेश तो करेगा, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर सूर्य का जो प्रकाश है वो कांच में प्रवेश कर जाएगा तो वापिस बाहर नहीं निकल पाएगा। और ठंडा प्रदेश में सूरज का किरण के अभाव होता है, तापमान कम होता है। इसी वजह से वहां के लोग खेती करने के लिए कांच का प्रयोग करते हैं। ग्रीन हाउस खेती के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्रीन हाउस खेती के लिए किसका प्रयोग? कांच का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछेगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होता है? तो सबसे पहले होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। फिर होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC का मतलब क्या हुआ? C मतलब क्लोरो, F मतलब फ्लोरो और C मतलब कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का CO2 होता है, CFC होता है, N2O होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये भी आपको लिख लेना है। आपका मीथेन भी होता है, CH4। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। क्या होते हैं? मीथेन। तो N2 हो गया, CO2 हो गया, O3 ओजोन भी होता है। O3 को क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। तो O3 भी हो गया आपका। जल्दी से नोट कर लीजिए। एगो जलवाष्प भी होता है। क्या होता है? जलवाष्प। तो CNG गैस जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन कौन होता है? तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 मतलब मीथेन, O3 मतलब ओजोन और जलवाष्प हो गया। तो ये सारा के सारा कौन गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो वो CO2 है। सबसे ज्यादा CO2 है। बाकी सबके सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? अब ये ना पाए हैं कि पित्त का निर्माण कहाँ होगा? लीवर में। पित्त का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका होता है लीवर में। और लीवर का है तो यकृत। अब पित्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइल जूस। कौन जूस? बाइल जूस बोलते हैं। तो जो पित्त रस होता है, पित्त रस, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। और इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और जमा कहाँ रहता है?
पिताशय में, जमा कहा जाता है पिताशय में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। मियादी बुखार में शरीर मुख्य रूप से प्रभावित होता है। मियादी बुखार कहते किसको? मियादी बुखार कहते किसको, ये बताओ पहले। मियादी बुखार कहते किसको है? तो मियादी जो बुखार है ना, उसको बोलते हैं टाइफाइड को। क्या बोलते हैं? टाइफाइड को बोलते हैं। तो मियादी बुखार कहो या टाइफाइड कहो, इसी को आंत ज्वर भी कहा जाता है। कौन ज्वर? आंत ज्वर। इसको क्या बोलते हैं? आंत ज्वर। तो मियादी बुखार कहो, टाइफाइड कहो, आंत ज्वर कहो, इसके लिए एक टेस्ट होता है, इसका नाम है विडाल टेस्ट। इसके लिए टेस्ट कौन होता है? विडाल टेस्ट होता है। ऐसे शरीर का कौन अंग प्रभावित होगा? तो आपका आंत प्रभावित होगा। क्या प्रभावित होगा? आंत प्रभावित होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मियादी बुखार को क्या बोलते हैं? टाइफाइड बोलते हैं। इसी को बोलते हैं आंत ज्वर। इसके टेस्ट के लिए विडाल टेस्ट होता है। ऐसे क्या प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर। शरीर में रुधिर का भंडार कहाँ होता है? रुधिर मतलब ब्लड। शरीर में ब्लड का भंडार कहाँ होता है, मतलब जमा कहाँ रहता है? जो आपका शरीर है, तो शरीर में जो रुधिर है, रुधिर कहे तो ब्लड, अब ब्लड कहे तो रक्त। तो शरीर में जो रुधिर होता है, जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, उसका भंडार कहाँ होगा? तो भंडार होगा तिल्ली में। कहाँ होगा? तिल्ली। अब तिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। तो तिल्ली बोलो या स्प्लीन बोलो, तिल्ली बोलो या स्प्लीन बोलो, यहीं पे शरीर में जो खून होता है वो भंडार होता है, स्टोर होता है, जमा होता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन धड़कती है। तो हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। हृदय जो होता है वो 1 मिनट में, जो हृदय होता है 1 मिनट में 70 से 72 बार आपका क्या करेगा? धड़केगा। अब धड़कन धड़कने के कोई चेक कभी से करते हैं? तो हम करते हैं स्टेथोस्कोप से। किससे? स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं। स्टेथोस्कोप यानी आला से चेक करते हैं कि धड़कन कितना बार धड़क रहा है। धड़कन अगर बोलेगा कि हम 1 मिनट में सांस कितनी बार लेते हैं, सांस, तो 1 मिनट में सांस लेते हैं 16 से 18 बार। तो 1 मिनट में सांस कितनी बार लेते हैं? तो 16 से 18 बार। लेकिन 1 मिनट में धड़कन कितनी बार धड़कता है? तो 70 से 72 बार आपका धड़कन धड़केगा। और उसे चेक कभी से करते हैं? स्टेथोस्कोप से। ऐसे आम बोलचाल में आला बोलते, जो डॉक्टर लोग कान में 2 लगाए रहता है और सुनते रहता है, उसको बोलते हैं आला। उसको क्या बोलते हैं? आला बोलते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डी कै गो? तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डी 206 गो होता है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डी कै गो? 206 गो। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डी कै गो होता है? तो 206 गो हड्डी होता है। अरे मनुष्य के शरीर में हड्डी कै गो? तो आप कहेंगे 206 गो। मनुष्य के शरीर में हड्डी कै गो? तो 206 गो होता है। अब समझिए बात को, इसको समझ लीजिए। लेकिन बच्चा में कै गो होता है? तो 300 प्लस होता है। अब आइए हड्डी के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कहेगा कि शरीर का सबसे बड़ा हड्डी क्या है? तो आप बोलेंगे जांघ की हड्डी, उसे नाम होता है फीमर। उसका नाम होता है फीमर। कहेगा सबसे छोटा हड्डी, तो आप कहेंगे कान की हड्डी, और उसको बोलते हैं स्टेपिस। क्या बोलते हैं? स्टेपिस बोलते हैं। फिर बोलेगा सबसे मजबूत हड्डी, तो आप कहेंगे जबड़ा की हड्डी। कहाँ की हड्डी? जबड़ा की हड्डी। और जबड़ा किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं जबड़ा। तो सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा की हड्डी होता है। फिर बोलेंगे ये जो रीढ़ होता है ना, रीढ़, ये जो रीढ़ होता है, तो इस रीढ़ में कै गो हड्डी होता है? तो 26 गो हड्डी होता है। कै गो? 26 गो। फिर बोलेगा
पसली की संख्या क्या है ना, कहता है हड्डी पसली तोड़ देंगे, बोलते हैं ना आप लोग, झगड़ा उगड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, हड्डी पसली तोड़ देंगे। तो जैसे ये मान लो एक है लकीर, ऐसे करके पसली होता है, आपके छाती में होता है, आपके चेस्ट में होता है, आपके चेस्ट में इस तरह से हड्डी होता है ना। तब 12 गो इधर होता है, अब 12 गो इधर होता है, तब कुल मिला के पसली का ये होता है पसली, छाती में हड्डी होता है पसली। तो पसली कै गो होता है, पसलियां कै गो, तो 24 गो होता है। पसली कै गो, 24 गो होता है। फिर बोलेगा आपसे कि कान में कै गो हड्डी होता है, कान में, तो कान में 6 गो हड्डी होता है, 3 गो ई कान में और 3 गो ई कान में, 6 गो हड्डी होता है। फिर बताएंगे कि खोपड़ी में कै गो हड्डी होता है। खोपड़ी का है तो ये पूरा के पूरा खोपड़ी होता है, गर्दन के ऊपर ये सारा के सारा पार्ट को बोलते हैं खोपड़ी। तो खोपड़ी में कै गो हड्डी, तो 29 गो हड्डी, कै गो, 29 गो। फिर बोलेगा कि कपाल में कै गो हड्डी, तो 8 गो हड्डी होता है। फिर बोलेगा कि चेहरा में कै गो हड्डी, चेहरा में 14 गो, चेहरा में कै गो हड्डी, तो 14 गो हड्डी होता है। कै गो, 14 गो हड्डी होता है चेहरा में। चेहरा में कै गो हड्डी, 14 गो। अंगुली में कै गो, अंगुली में 14 गो। कैसे, तो देखो एक अंगुली में 1 2 3, 3 खंड है ना, 1 2 3, तो 3 गो आई में और 3 गो आई में 6 गो, 3 गो 9 गो, 3 गो 12 गो, आई में दिए होना है 1 2, तो अंगुली में कै गो, 14 गो। तो अंगुली में कै गो, 14 गो, अंगुली में 14 गो। और अंगुली के बाद देखो ये हथेली है ना, ये हथेली, तो हथेली में 5 गो, हथेली में 5 गो होता है। तो हथेली में कै गो, 5 गो होता है, हथेली में 5 गो। बताओ ब्यूटी बोन किसे कहते हैं, ब्यूटी बोन, कौन बोन, ब्यूटी, तो ब्यूटी बोन को बोलते हैं कॉलर बोन। कौन बोन, कॉलर बोन। कभी भी लड़की को देखिएगा तो ब्यूटी बोन के लिए एक दिन दिखाते रहेगा, इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन। लेकिन लड़का से के लिए कॉलर बोन, लड़की के लिए ब्यूटी बोन, लेकिन लड़का के लिए कॉलर बोन। तो इसे ब्यूटी बोन को ही बोलते हैं कॉलर बोन। क्या बोलते हैं, कॉलर बोन। ये जो कंठ होता है ना, कंठ जो फांसी के समय में टूट जाता है, इसे हाइड बोन कहते हैं। कौन बोन, हाइड बोन कहते हैं, हाइड बोन कहते हैं, जो कंठ में होता है। कहाँ होता है, कंठ में होता है। तो हड्डी के बारे में इतना प्रश्न आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के कई गो हड्डी होता है, 206 गो हड्डी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, कौन सा विटामिन दूध में नहीं होता है, तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है, विटामिन सी दूध में नहीं होता है। आपको मालूम है, क्योंकि दूध विटामिन सी खट्टा होता है, और खट्टा दूध में होगा तो दूध फट जाएगा, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। फिर बोला अब 39 नंबर सवाल, 39 है कि मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होता है, तो 46 गो। अभी पढ़ के आ रहे हैं। 40 नंबर, सूर्य की किरण से कौन विटामिन मिलेगा, विटामिन डी। देखो विटामिन का सवाल बहुत आता है, और विटामिन के लिए प्रॉपर 13 मिनट का वीडियो बना दिए हैं। उस वीडियो को बहुत बार देख लीजिएगा, तो आपको विटामिन से क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा। इसलिए हम डिस्कशन नहीं करवा रहे हैं, विटामिन पे ऑलरेडी डिस्कशन करा चुके हैं, इसी चैनल पे है, इसी यूट्यूब चैनल पे 13 मिनट का वीडियो होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रोग है जो वंशानुगत होता है, कौन सा रोग वंशानुगत होगा। वंशानुगत का मतलब समझते हैं, वंशानुगत का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी आपको होगा तो फिर आपके बच्चों को होगा, फिर उसके बच्चे को होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो बोला है कि कौन सा रोग है जो वंशानुगत है, तो वर्णांधता होता है। कौन होता है, वर्णांधता। अब वर्णांधता को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कौन ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। तो जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसको बोलते हैं हिंदी में वर्णांधता। ये इसमें रंगों का विभेद नहीं कर पाता है, रंगों का जो विभेद है
वो नहीं कर पाता है, मतलब रंग नहीं पहचान पाता है। और जनरली दो रंग को नहीं पहचान पाता है, एक लाल और एक हरा। तो लाल हरा में उसका पहचान नहीं कर पाता है, जिसको वर्णांगता हुआ। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला रोग है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक होता है हीमोफीलिया, कौन होता है? हीमोफीलिया होता है, ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला रोग है। हीमोफीलिया को शाही रोग के नाम से जानते हैं। कौन रोग? शाही रोग। तो शाही रोग के नाम से कौन बीमारी को जानते हैं? तो हीमोफीलिया। कहिएगा कि सर इसे शाही रोग क्यों कहते हैं? हीमोफीलिया को शाही रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हीमोफीलिया पहली बार ब्रिटेन की महारानी को हुआ था, इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की महारानी को हो गया था। इसीलिए चूंकि शाही परिवार की महारानी थी, तो इसीलिए इस रोग का नाम पड़ गया शाही रोग। क्या पड़ गया? शाही रोग पड़ गया। तो हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बार इंग्लैंड की महारानी को ये वाला बीमारी हुआ था। ये एक कैसा बीमारी है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बीमारी है, नोट कीजिए। चलिए आते हैं 42 नंबर पे। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? जेनर कहे तो एडवर्ड जेनर। जेनर बोलेगा तो एडवर्ड जेनर होता है। जेनर कहे तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? तो किसका? चेचक का टीका। कौन टीका? चेचक का टीका। तो चेचक के टीका की खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर। कौन जेनर? एडवर्ड जेनर, याद रखिएगा। अब बीसीजी का टीका की खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। बीसीजी का टीका किसका टीका है? तो टीबी का टीका होता है। और टीबी दिवस कब मनाते हैं? तो 24 मार्च को मनाते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। हाइजा के टीका की खोज कौन किया था? यही रॉबर्ट कोच। हाइजा के टीका की खोज हाइजा के टीका की खोज कौन किया था? तो हाइजा के टीका की खोज भी रॉबर्ट कोच किया था। कौन कोच? तो रॉबर्ट कोच। तो हाइजा के टीका की खोज कौन किया था? रॉबर्ट कोच किया था। तो हाइजा के टीका की खोज रॉबर्ट कोच किया था। कौन किया था? रॉबर्ट कोच किया था। तो हाइजा के टीका की खोज रॉबर्ट कोच किया था। अब मलेरिया के टीका की खोज रोनाल्ड रॉस किया था। किसका? मलेरिया का। तो मलेरिया के टीका की खोज रोनाल्ड रॉस किया था। तो मलेरिया के टीका की खोज रोनाल्ड रॉस। चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर। बीसीजी का टीका की खोज रॉबर्ट कोच। हाइजा की खोज रॉबर्ट कोच, याद रखिएगा। एक और लिखिएगा, होम्योपैथी। होम्योपैथी होता है ना, होम्योपैथी। तो होम्योपैथी की खोज कौन किया था? होम्योपैथी। होम्योपैथी का खोज किया था हैनीमैन। हैनीमैन कौन किया था? होम्योपैथी की खोज कौन किया था? हैनीमैन। होम्योपैथी की खोज हैनीमैन किया था, नोट कीजिए। आप दवाई खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं ना एंटीबायोटिक लो। तो एंटीबायोटिक की खोज कौन किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक्स की खोज कौन किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो याद रखिएगा,
मलेरिया के टीका की खोज रोनाल्ड रॉस, चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर, बीसीजी का टीका की खोज रॉबर्ट कोच, हैजा के टीका की खोज रॉबर्ट कोच, और होम्योपैथी के जनक हैनीमैन, होम्योपैथी के जनक हैनीमैन, और एंटीबायोटिक के जनक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए 43 नंबर सवाल है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जल्दी से नोट कीजिए। देखो, चाहे वो हल्दी की बात करें, क्या बात करें, हल्दी, तो हल्दी क्या होता है? तना होता है। क्या होता है? तना होता है। हल्दी कैसा होता है? तना होता है। हल्दी भी क्या होता है? तना। अदरक क्या होता है? तना होता है। आलू क्या होता है? तना होता है। ओल क्या होता है? तना होता है। प्याज क्या होता है? तना होता है। लहसुन क्या होता है? तना होता है। ये सारा के सारा तना है। कौन कौन? हल्दी, अदरक, अदरक समझता है ना, आदि, आलू, ओल, प्याज, लहसुन, ये सारा के सारा क्या है? तना है। क्या है? तना है। लेकिन आपसे परीक्षा में पूछता है कि कैसन तना है। तना में भी 3 प्रकार है। तना में क्या प्रकार? 3 प्रकार। तो कहेगा हल्दी और अदरक ये क्या है? तो ये प्रकंद है। प्रकंद तना है। कैसा तना है? प्रकंद। हल्दी और अदरक, हल्दी और अदरक कैसन तना है? प्रकंद। कैसा? प्रकंद तना है। लेकिन आलू और ओल, आलू और ओल कंद है। आलू और कंद तना है। लेकिन प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन ये कौन तना है मालूम है आपको? ये है सलकंद। ये क्या है? सलकंद। तो ये भी आपको याद रखना है तो तना है। सब के सब क्या है? तना है। लेकिन तना में भी कौन तना? तो हल्दी और अदरक प्रकंद, आलू और ओल कंद है, अब प्याज और लहसुन सलकंद है। प्याज लहसुन सलकंद, आलू ओल कंद, हल्दी अदरक प्रकंद। ये याद रखना है। आप कहेंगे सर कि थोड़ा जड़ वाला बता दीजिए कि जड़ कौन है? तो जड़ कौन हो जाएगा? आपको मूली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूली। चुकुंदर क्या हो जाएगा? सलजम। क्या हो जाएगा? सलजम। तो मूली, चुकुंदर, सलजम और गाजर ये सब क्या है? जड़ है। क्या है? जड़ है। और ये सब क्या है? तना है। तो मूली, चुकुंदर, सलजम, गाजर ये सब जड़ है और ये सब तना है। आगे बढ़िए। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? 44 सवाल। एड्स रोग किससे फैलता है? उतार लिए होंगे, जल्दी उतारिए, मिटा देंगे। चलिए उतार लिए होंगे, इसको हटाइए। अगला 44 नंबर प्रश्न है कि एड्स रोग किससे फैलता है? एड्स, AIDS, एड्स। तो पहले तो फैलता किससे है? विषाणु से। किससे? विषाणु से। तो बताइए एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर 1 दिसंबर को। क्या? 1 दिसंबर को कौन दिवस? एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स के लिए जांच कौन सा होता है? तो आप कहते हैं एलिसा टेस्ट। कौन टेस्ट? एलिसा टेस्ट। कौन टेस्ट? एलिसा। हिंदी में क्या लिखेंगे?
एलिसा, ELISA, ELISA, एलिसा टेस्ट। अच्छा, एड्स जब हो जाता है तो कौन वायरस से होता है? तो HIV वायरस। कौन वायरस? तो HIV वायरस से होता है एड्स। एड्स के लिए कौन वायरस जिम्मेदार है? तो HIV वायरस जिम्मेदार है। फिर बोलता है कि एड्स अगर हो जाए तो T4 लिम्फोसाइट नष्ट हो जाता है। लिम्फोसाइट्स, अगर किसी को एड्स हो गया तो T4 लिम्फोसाइट नष्ट हो जाता है। मतलब अगर नष्ट हो गया ना तो आपके शरीर में रंग बिरंग का बीमारी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो T4 लिम्फोसाइट डैमेज हो जाता है एड्स में। एड्स का पूरा नाम, एड्स का फुल फॉर्म, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स का पूरा नाम, ए से होता है एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से जाओ जाओ जाओ, वीडियो बंदा हुआ। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड, देखो बिजली में काट लेगा, देखो नीचे बिजली गिरा है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स के बारे में आपको इतना जानना है, याद रखिएगा। चलिए 45 सवाल देखते हैं। पाचन के रसों में निम्नलिखित से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन के लिए कौन अम्ल है? तो पाचन के लिए लैक्टिक अम्ल, टैनिक अम्ल, अमीनो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है पेट में कौन अम्ल है? पेट का है तो अमाशय। देखो लिखो पेट। अब पेट को क्या बोलते हैं? अमाशय। इनमें कौन अम्ल होता है पेट में? तो होता है HCl। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पेट में कौन अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब पेट में एगो एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन एंजाइम। कौन एंजाइम? पेप्सिन, जो प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को। पेटे में एक और एंजाइम होता है रेनिन। क्या होता है? रेनिन, जो दूध को पचाता है। किसको? दूध को पचाता है। नोट कर लीजिए। छियालीस नंबर सवाल देखिए। मानव का मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम होता है? तो मानव का जो मस्तिष्क है ना 1450 ग्राम होता है। मानव का जो मस्तिष्क होता है वो कितना होता है? 1450 ग्राम। लेकिन महिला का मस्तिष्क कितना होता है? 1350 ग्राम, यानी 100 ग्राम कम होता है। किसका? महिला का। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? 1350 ग्राम। तो आपका आंसर हो गया, महिला वाला दे दिया है। 47, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो कुनैन प्राप्त करते हैं सिनकोना के छाल से। कुनैन किससे प्राप्त करते हैं? ये जो कुनैन होता है वो सिनकोना के छाल से, सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। और सिनकोना के छाल से किसका दवाई बनता है? तो मलेरिया का। तो मलेरिया का दवाई किससे बनता है? सिनकोना के छाल से दवाई बनता है।
और कैंसर का दवाई किससे बनता है जानते हैं? यू नामक वृक्ष से बनता है कैंसर का दवाई। कैंसर का जो दवाई होता है वो कौन सा वृक्ष? यू नामक एक वृक्ष होता है, इसी से बनता है कैंसर का दवाई। और कैंसर के दवाई को क्या बोलते हैं जानते हैं? कैंसर के दवाई को आप बोलते हैं क्या? टैनिकम। टैनिकम। तो वाह पर्दा टूटेगा रे। तो कैंसर का दवाई यू नामक वृक्ष से बनता है और टैनिक अम्ल, कैंसर के इलाज के लिए टैनिक अम्ल का प्रयोग होता है, जो किससे बनता है? यू नामक वृक्ष से बनता है। कैंसर के लिए कौन सा दवाई यूज में आता है? टैनिक अम्ल, जो बनता कथी से है? यू नामक वृक्ष से बनता है। ये आपको नोट करके रखना है। हैजा का कारण क्या है? तो हैजा जीवाणु से होता है। हैजा किससे? जीवाणु से। हैजा का टीका की खोज रॉबर्ट कोच। हैजा होगा दूषित पानी पीने से। हैजा किससे होगा? दूषित पानी पीने से होगा। 49 नंबर, मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो मानव शरीर के किस अंग में यूरिया बनेगा? लीवर में। और लीवर का पूरा क्लास ले चुके हैं, आगे ना पढ़ा है लीवर के बारे में। लीवर में बनता है। यूरो 2 नॉट 50 नंबर, यूरो 2 बोले, यूरो 1 बोले, यूरो 3 बोले, यूरो 5 बोले, सब प्रदूषण से संबंधित है। तो प्रदूषण हो गया। हेपेटाइटिस से क्या प्रभावित होता है? लीवर। अगर किसी को हेपेटाइटिस हो गया तो उसे क्या इफेक्ट करेगा? लीवर प्रभावित होगा। 7 कोबाल्ट 60, 52 नंबर सवाल। कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान के लिए? तो कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए यूज होता है, तो वो गामा किरण। कौन किरण? गामा किरण। कौन किरण? गामा किरण। और कैंसर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कैंसर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ओन्कोलॉजी। ओनोलॉजी, उनको कैंसर के अध्ययन को ओन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर दिवस कब मनाते हैं हर साल? तो 4 फरवरी को मनाते हैं। ओन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहते हैं और 4 फरवरी को हम लोग कैंसर दिवस मनाते हैं। कैंसर के इलाज के लिए कौन सा विधि यूज में आता है? तो कीमोथेरेपी। कैंसर के इलाज के लिए कौन सा विधि यूज में आता है? तो कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी विधि होता है कैंसर के इलाज के लिए जो विधि होता है। कैंसर क्या है? एक अनियंत्रित कोशिका विभाजन है। क्या है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। इसका औषधि कौन होता है? टैक्सोल। कैंसर का जो औषधि होता है वो कौन होता है? टैक्सोल। कैंसर के जो औषधि होता है वो टैक्सोल होता है। कौन होता है? टैक्सोल। तो कैंसर के बारे में इतना आपको ध्यान में रखना है। 53 दांतों में क्या होता है? तो दांत में कैल्शियम होता है। दांत में क्या होता है? कैल्शियम होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से? 54 नंबर, किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से? तो विटामिन के। अब विटामिन के बारे में पूरा क्लास अच्छा से हो चुका है। 55 एक वयस्क के शरीर में ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर, जो शरीर के वजन का 7% होता है। अब ब्लड के बारे में भी बहुत कुछ बता दिए हैं। 56 नंबर, एक होता है ईईजी और एक होता है ईसीजी।
ये वो क्या होता है EEG, एगो होता है ECG। तो EEG जो होता है ना वो मस्तिष्क के लिए होता है, और ECG होता है वो हृदय के लिए होता है। किसके लिए? हृदय के लिए होता है, याद रखिएगा। ECG किसके लिए यूज होता है? हृदय। और EEG मस्तिष्क। और ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ होता है। EEG का होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। तो ये इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ है और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। तो कार्डियो हृदय से और इंसेफेलो मस्तिष्क से होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला है 57 नंबर, योगतम की उत्तरजीविता की बात किसने किया था? तो मेंडल किया था। कौन किया था? सॉरी, डार्विन किया था। कौन किया था? डार्विन। तो योगतम की उत्तरजीविता की खोज, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कौन दिया था? डार्विन दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो डार्विन थे। कौन थे? डार्विन थे। फिर योगतम का सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो डार्विन थे। तो इसका आंसर हो गया है डार्विन। एगो जो मेंडल ऑप्शन है ना, वो आनुवांशिकी का जनक है। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो वो है मेंडल। और मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधा पे प्रयोग किया था। मटर के पौधा पे प्रयोग किया था। तो आनुवांशिकी के जनक मेंडल है। इन्होंने किसका पौधा पर? मटर के पौधा पे पहले प्रयोग किया था। 58 बोला उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो कीवी। कीवी उड़ नहीं सकता है। एमो उड़ नहीं सकता है। गोरैया, हाँ गोरैया उड़ सकता है। और जो कीवी है ना वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी, कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। और जो एमू होता है वो अंटार्कटिका क्षेत्र में पाया जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप बगल पाया जाता है इनू। और कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। और गोरैया उड़ सकता है, बाकी ये दोनों नहीं उड़ सकता है। शुतुरमुर्ग भी नहीं उड़ सकता है। 59 नंबर, एक होता है बर्ड फ्लू। 59 नंबर सवाल में बोला है कि एक होता है बर्ड फ्लू और एक होता है स्वाइन फ्लू। एक क्या होता है? बर्ड फ्लू और एक होता है स्वाइन फ्लू। ये दोनों का फॉर्मूला याद रखिएगा कि बर्ड फ्लू कहते हैं H5N1 को और स्वाइन फ्लू H1N1 को कहते हैं। और दोनों किससे होता है? विषाणु से होता है। तो बर्ड फ्लू H5N1 और स्वाइन फ्लू H1N1। ध्यान रखिएगा, स्वाइन फ्लू H1N1 और बर्ड फ्लू H5N1 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 60 नंबर, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? तो क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम। पौधों में जो क्लोरोफिल होता है वो मैग्नीशियम होता है। पौधों में क्लोरोफिल मैग्नीशियम। पौधों में क्लोरोफिल
किससे? मैग्नीशियम से। अब बोलेगा कि पौधों का जो हरा रंग होता है, यानी पत्ती का जो हरा रंग होता है, पत्ती का जो हरा हरा जो रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्ती का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 61 नंबर, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद पूछा है। क्या पूछा है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद। आपको मालूम है कि पेड़ पौधा, जैसे आप लोग, हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग क्या छोड़ते हैं मुंह से? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब पेड़ के पास अपना पास क्या है? जल है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन खींच लिया? पेड़ खींच लिया। जो पेड़ पौधा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने तरफ खींचता है। अब पेड़ पौधा को जमीन से पानी मिल जाता है तो उसको H2O मिल गया। अब फिर मिल गया उसको सूर्य का प्रकाश। क्या मिल गया? सूर्य का प्रकाश। क्या मिल गया? सूर्य का प्रकाश। तो बना लेगा ग्लूकोज C6H12O। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के फॉर्मूला क्या हो गया? C6H12O6। अब फिर आपको ऑक्सीजन बनाता है, अब फिर पानी बनाता है। क्या बनाता है? पानी। तो पेड़ पौधा जो होता है वो हम लोगों से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब पेड़ जमीन से क्या खींचा? पानी। और उसको मिल गया सूर्य का प्रकाश और करा लिया कौन चीज? प्रकाश संश्लेषण। क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। और क्या बना दिया? ग्लूकोज। और क्या मुक्त कर दिया? ऑक्सीजन। तो ये सिलसिला जारी रहता है। हम छोड़ते हैं, पेड़ पौधा खींचता है, फिर जल उसके पास होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, और फिर ग्लूकोज बना के ऑक्सीजन फेंक देता है। ये सिलसिला हमेशा जारी रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि पेड़ पौधा की कटाई नहीं होनी चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए। क्योंकि पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट करेगा? तो ये सारा के सारा प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो बोला है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो वो है ऑक्सीजन। क्या है? वो क्या है? ऑक्सीजन हो जाएगा। 62 नंबर, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग। देखो, एस्बेस्टस जो रोग होता है वो एम्फेसेमा नाम का बीमारी पैदा करता है। एस्बेस्टस की वजह से एम्फेसेमा नाम का बीमारी पैदा करता है। इंसुलिन उत्पादित करता है। तो इंसुलिन, आपको मालूम है कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, चिनिया बीमारी होता है। तो इंसुलिन उत्पादित करता है कौन? पेनक्रियाज, अग्नाशय। 64 नंबर में बोला है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो बोले थे ना, पैर में 2 हड्डी, टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला होता है। लेकिन हाथ में अल्ना रेडियस, अल्ना रेडियस। तो लिख लीजिए। देखो, हाथ में 2 हड्डी होता है, एक होता है अल्ना और एक होता है रेडियस। तो हाथ में कई गो हड्डी? 2 लेकिन पैर में बोलेगा इसमें भी 2। एक होता है टिबिया और एक होता है फिबुला। तो पैर को बोलते हैं टांग। तो टांग में 2, हाथ में भी 2। हाथ में कौन कौन? अल्ना रेडियस, अल्ना रेडियस। अब पैर में कौन कौन? टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला। तो आपसे पैर का पूछा था तो फिबुला टिबिया ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 65 नंबर, विटामिन ए की कमी के कारण कौन रोग हो जाएगा? तब विटामिन ए की कमी के कारण
नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा और नहीं दिखाई देगा, आनर हो जाइएगा। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात में नहीं दिखेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इतना याद करके लाइएगा, रिवीजन करके लाइएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए ताकि इस बार आपको सिलेक्शन हो सके।